इधर देखो सब लोग। अब एक बात समझो, ऊपर आपने क्या लिखा था कि अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम, सपोज बी एंड डी दोनों में सेम है, आर द सेम, देन अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम शैल नॉट बी कंसिडर्ड डी। अगर मान लो बी और डी दोनों में सेम है तो वहां पे आपको डी में नहीं कंसिडर करना है, डी में कंसिडर नहीं करना, सिर्फ बी में ही उसको अंडर रिपोर्टिंग मानेंगे, डी में उसको कंसिडर नहीं करेंगे अगर दोनों में सेम होता है। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, एक बात समझो यहां पे, इधर देखो सब लोग, इधर देखो सब लोग, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। एक बात बताओ, इंटीमेशन में तुम्हारा बुक प्रॉफिट कितना था? 2,35,00,000, जो कितना हो गया 275, मतलब बुक प्रॉफिट 40 लाख से बढ़ा दिया। और बेटा यहां टोटल इनकम 1,10,00,000 था और उसकी जगह 1,20,00,000 हो गया, मतलब आपका टोटल इनकम 10 लाख से बढ़ाया। तो 10 लाख से टोटल इनकम बढ़ाया और बुक प्रॉफिट 40 लाख से बढ़ाया। अब एक बात समझो, सपोज इन दोनों जो इंक्रीज हुआ, एक 10 लाख हुआ और एक 40 लाख हुआ, वो दोनों जो इंक्रीज हुआ उसमें मान लो 5 लाख इंक्रीज दोनों में है ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स। आपको पता है प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स पीजीबीवी में भी अलाउ नहीं होता और प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स मैट कैलकुलेशन में भी अलाउ नहीं होता। जो बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन है, बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में भी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता, बट आपने दोनों में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डाल दिया। मान लो गलती से आपने दोनों में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डाल दिया, इनकम टैक्स में भी डाला और आपने इनकम टैक्स में भी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डाला और आपने क्या किया, मैट कैलकुलेशन में भी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डाला। तो यहां दोनों जगह वो 5 लाख है, वो कॉमन एडिशन है, मतलब बुक प्रॉफिट में भी कॉमन एडिशन है। बुक प्रॉफिट टोटल 40 लाख बढ़ा और तुम्हारा टोटल इनकम है वो टोटल 10 लाख बढ़ा। तो एक बात बताओ, इस 10 लाख और 40 लाख दोनों में एक कॉमन एडिशन है, सेम एडजस्टमेंट है, सेम एडिशन है, दैट इज तुम्हारा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मान लो। तो ये जो 5 लाख है, ये 5 लाख अगर आपने बी में लिया है तो बेटा इसको डी में लेने की जरूरत नहीं है। तो वापस देखना क्या लिखा हुआ है वहां, अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम इन बी एंड डी आर द सेम। अगर बी और डी में दोनों में सेम है वो अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम करके, ठीक है, तो आपको वो वाली चीज है वो आपको डी में कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। डी वाला जो था दैट वाज मैथ से रिलेटेड वाला, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल लेता हूं और एक काम करता हूं, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इसको समझना करके, ठीक है। अब मैं इसको वापस से एक बार सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को। इधर देखना सब लोग, सपोज मैं इसको लेता हूं थोड़ा ऊपर, देखो, और यहां पे मैं एक लाइन डाल रहा हूं, सपोज इन दिस एग्जांपल, सपोज AO made addition for provision of income tax of rupees 5 lakh of rupees 5 lakh in total income as well as बुक प्रॉफिट। मतलब एओ ने क्या किया, एडिशन किया टोटल इनकम में एज वेल एज बुक प्रॉफिट में, और दोनों में कॉमन एडिशन है 5 लाख का। अब एक बात बताओ, कॉमन एडिशन है 5 लाख का, तो एक बात बताऊं मैं आपको, यहां पे पहले वाले पार्ट में तुम्हारा टोटल इनकम है और यहां पे जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम 1,10,00,000 से 1,20,00,000 हुआ, तो इसमें 5 लाख जुड़ा हुआ है। और एज वेल एज जो 235 से 275 हुआ है ना बुक प्रॉफिट, उसमें भी वही सेम वाला 5 लाख है। तो क्या 5 लाख दोनों जगह हुआ, तो दोनों जगह क्या अंडर रिपोर्टिंग 5 लाख लेंगे? नहीं, सिर्फ आप उसको बी पार्ट में लोगे और यहां पे उसको आप डी वाले पार्ट में उसको कंसिडर नहीं करोगे। तो एक बात बताओ, तुम्हारा अपन जो सीख रहे थे वो क्या सीख रहे थे कि अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम निकालना। तो अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम में अपन क्या ले रहे थे, देखो बेटा यहां पे समझने की कोशिश करना, अपन अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम में क्या ले रहे थे, इधर देखना सब लोग। तो देखो सबसे पहला जो रेड कलर से लिखा है, टोटल इनकम असेस्ड एज पर नॉर्मल प्रोविजन 1,20,00,000, कोई प्रॉब्लम नहीं करके, ठीक है, और माइनस टोटल इनकम असेस्ड लेकिन रिड्यूस बाय द अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम। तो रिड्यूस बाय द अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम, तो 120 असेस्ड किया और अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम कितना, 10 लाख पूरा लूंगा, तो रिड्यूस कर दो 10 लाख, 1,10,00,000। तो यहां पे बेटा 1,10,00,000 आ गया और आपका अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम है वो कितना आया, 10 लाख। अब दूसरे वाले में समझना, यहां इंटरेस्टिंग है। एक बात बताओ, सबसे पहले बुक प्रॉफिट असेस्ड, बुक प्रॉफिट असेस्ड कितना है तुम्हारा 275, अभी बुक प्रॉफिट असेस्ड हुआ।
और माइनस क्या करना है, बुक प्रॉफिट असेस्ड और रिड्यूस बाय द अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम। अब एक बात बताओ, यहां अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम है, वो अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम इस पार्ट में कितना 40 लाख है। लेकिन एक बात बताओ, जो 40 लाख है उस 40 लाख में से आपका 5 लाख तो सेम वही वाला है जो ऑलरेडी पॉइंट बी में आ गया है। भाई 5 लाख तो वही वाला है जो ऑलरेडी पॉइंट बी में आ गया है। तो यहां पे आप सिर्फ रिड्यूस कितना करोगे, आप रिड्यूस यहां पे 35 लाख करोगे। और जब आप 35 लाख रिड्यूस करोगे, अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम 35, तो अभी आपने इनकम असेस्ड कितना किया 275 माइनस 35, इट्स कम्स टू द 240। तो यहां पे बेटा आपका 240 आ जाएगा, इस 235 की जगह आपका 240 आ जाएगा। और जब 240 आएगा, 2 करोड़ 40 लाख, और जब 2 करोड़ 40 लाख आएगा तो तुम्हारा अब अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम यहां कितना बच जाएगा 35 लाख। कितना बच जाएगा 35 लाख। तो तुम्हारा अब टोटल अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम यहां 40 लाख की जगह कितना आ जाएगा 35 लाख। मतलब आपका टोटल अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम हो जाएगा 45 लाख। कितना हो जाएगा 45 लाख। तो देखो यहां पे एक फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने कि आपको अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम कैसे निकालना। तो सबसे पहले इधर देखना सब लोग, सबसे पहले ए माइनस बी और सी माइनस डी। ए का मतलब क्या होता है, अब जो इनकम जो असेस्ड हो रही है नॉर्मल हिसाब से, वो इनकम असेस्ड हो रही है, वो इनकम ले लो। दूसरा उसमें से लेस करो, इनकम असेस्ड माइनस अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम को लेस कर दो, और उसके बाद जो बचता है वो वाला लेस करो करके। ठीक है, तो देखो अपनी इनकम जो असेस्ड हुई अभी नॉर्मल कोर्स वाली, वो कितनी है 1 करोड़ 20 लाख। माइनस किस क्या करोगे पता है, 1 करोड़ 20 लाख लो और अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम को 120 से माइनस करो। तो अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम आपने 120 से माइनस किया तो 10 लाख था, तो 110 बचा। 110 आप 120 में से लेस कर दिया आपने, यहां पे जो 110 है वो 120 में से लेस कर दिया, तो 10 लाख ये अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्या बोलता है, बुक प्रॉफिट जो असेस्ड हुआ वो बुक प्रॉफिट असेस्ड ले लो आप, और उसमें से अब बुक प्रॉफिट असेस्ड जो होता है उसमें से अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम को लेस करके वापस माइनस कर दो। तो एक बात बताओ, बुक प्रॉफिट असेस्ड जो हो रहा है वो तुम्हारा कितना हुआ 275, और अंडर रिपोर्टेड कितना है, अंडर रिपोर्टेड तो 40 है, लेकिन बेटा इस 40 में 5 लाख तो वही वाला है जो टोटल इनकम भी बढ़ी है, मतलब दोनों में सेम एडिशन है। टोटल इनकम में भी वही 5 लाख है और यहां पे भी वही 5 लाख है। तो आप फिर आप बुक प्रॉफिट के अंडर रिपोर्टिंग में वो 5 लाख को मत लो जब दोनों जगह सेम एडिशन है। तो 5 लाख को हटा दो, आपका 35 लाख अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम है। तो 275 जो है माइनस आप करोगे कितना 35, तो आपको 240 बचेगा, 240 लेस कर दो, बचेगा कितना 35। तो टोटल अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम अब तुम्हारा कितना हुआ यहां पे 45। कितना हुआ 45। अब एक चीज समझना आप लोग, इधर देखना सब लोग, अब तुम्हारा हुआ 45। तो टोटल अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम तुम्हारा है दैट इज द 45। अब इधर देखना सब लोग, अब इस पे टैक्स कैसे निकालोगे 45, मतलब तुम्हारा कितना 10 और 35। तो तुम्हारा मैं बोलूं ये 10 जो लेके उस पे तो टैक्स वही वाला आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। अब एक बात समझो, यहां अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम जब आप लोगे तो 235 पहले वाला और प्लस यहां 40 की जगह कितना आ जाएगा तुम्हारा, 40 की जगह यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 35 लाख। ये थोड़ा मतलब एंटिक है बट भैया कुछ कर नहीं सकते। 35 प्लस 235 प्लस 35 इट्स कम्स टू द 270। यहां देखो अब 270 आ गया, यहां 270 आ गया। तो 270 पे 18.5% प्लस 7% प्लस 4% इट्स कम्स टू द 58,436। कैसे निकाला 270 मल्टीप्लाई बाय 18.5% प्लस 7% प्लस 4%। यस, और वापस आप 235 पे निकालोगे तो वो तुम्हारा यही आएगा। तो यहां पे तुम्हारा जो डिफरेंस आया दैट इज 48,37,898 इट्स कम्स टू 7,20,530। सर पहले वाला ज्यादा इजी था ये मैट वाले से। तो अब आपका यहां पे आ गया 720,538 प्लस 333,840
10,54,378 और इसको मल्टीप्लाई बाय करोगे 50%, तो 10,54,378 50%, तो आपका आ जाएगा पेनल्टी यहाँ पे 5,27,189। चलो इसका भी फोटो खींच लो एक बार। चलो मैं ऊपर से इसको बता रहा हूं यहां से। डन पीपल। चलो एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं मैंने मैथ में क्या पढ़ाया। मैंने मैथ में क्या पढ़ाया कि एक काम करो, मैथ में आपको कैसे पता चलेगा, अगर देखो आगे जाके अगर तुम्हारा बुक प्रॉफिट बढ़ जाता है, तुम्हारे मैथ के हिसाब से इनकम जा रही है, बुक प्रॉफिट वगैरह बढ़ जाता है, तो उसमें अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम कैसे निकालोगे। तो देखो पहली चीज तो सिंपल सी वही वाली बात है कि जब आप इंटीमेशन के ऊपर बढ़ा तो ये अंडर रिपोर्टिंग है, या रीअसेसमेंट में बढ़ा तो ये अंडर रिपोर्टिंग है। अब एक बात समझो, मैट में जो बुक प्रॉफिट अगर मान लो असेसमेंट में बढ़ जाता है, रीअसेसमेंट में बढ़ जाता है, तो बुक प्रॉफिट पे भी अंडर रिपोर्टिंग होगा। अब एक बात समझना, आप अंडर रिपोर्टिंग कैसे पता चलेगा, अंडर रिपोर्टिंग है वो कैसे पता चलेगा, सीधी सी बात है, असेसमेंट में बुक प्रॉफिट बढ़ गया या फिर रीअसेसमेंट में बुक प्रॉफिट बढ़ गया तो अंडर रिपोर्टिंग है। अब एक बात समझना, यहां अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालने का कैसे, तो अंडर रिपोर्टेड इनकम फाइंड आउट करने के लिए अब देखो, अब लास्ट में जो एओ असेसमेंट कर रहा है उसमें कितना तुम्हारा टोटल इनकम है, और जो टोटल इनकम अभी है उसमें से अंडर रिपोर्टेड इनकम को लेस कर दो, तो वो दैट इज ए माइनस बी। ए क्या लो गया कि इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड बाय एओ, अभी जो असेस्ड या रीअसेस्ड किया वो वाला इनकम ले लो, उसमें से माइनस करो इनकम असेस्ड रीअसेस्ड बाय एओ माइनस अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम को लेस करके जो आता है वो लेस कर दो करके, ठीक है। और उसके बाद में आप एक काम करो, बुक प्रॉफिट अभी कितना असेस्ड रीअसेस्ड किया और उसमें से माइनस करो बुक प्रॉफिट असेस्ड रीअसेस्ड माइनस अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम, और बुक प्रॉफिट से पे जो रहता है वो लेस करके जो बचता है वो लो, और सी में से डी को लेस कर दो, जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड योर अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम। इन दोनों एग्जांपल में अपन ने देखा, देखो पहले वाले में सिंपल सी बात सीधा सा दिख रहा था, पहला एग्जांपल जो है
उसमें देखो अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम, आप एग्जामिनेशन देखो, एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, मैट वाला एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है करके, ठीक है। बट भैया कुछ कह नहीं सकते, आ जाए तो इस क्वेश्चन को रट लेना, जैसा रट सकते हो वैसे करके, ठीक है। देखो तुम्हारा बुक प्रॉफिट जो है वो बुक प्रॉफिट तुम्हारा कितना है, इंटीमेशन में 235 है और 275, सीधा सा दिख रहा है 40 लाख का अंडर रिपोर्टिंग यहां पे और 10 लाख का यहां पे 50 लाख, ठीक है। लेकिन एक चीज समझना, अगर दोनों पॉइंट पे कॉमन एडिशन होते हैं तो वो बुक प्रॉफिट वाले में नहीं लेना है, इतना सा दिमाग लगाना है आपको बस, कि अगर दोनों में कॉमन एडिशन होते हैं तो वो बुक प्रॉफिट वाले की अंडर रिपोर्टिंग में मत लो। तो सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, वहां 40 लाख अंडर रिपोर्टिंग ऊपर वाले में हुआ, नीचे वाले में 10 लाख हुआ, बट बेटा 10 लाख और 40 लाख में मान लो 5 लाख का उसने प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऐड किया, वो दोनों में कॉमन है, तो आप उसको इनकम टैक्स वाले में लो अंडर रिपोर्टिंग में 10 लाख में, लेकिन वो 40 में नहीं लेना है, मतलब वहां पे कितना लेना है 35, तो तुम्हारा 35 और 10 टोटल 45 का अंडर रिपोर्टेड माना जाएगा। अब 45 में से वही वाला 35 एंड 10, अब 10 पे कैसे निकालोगे, जैसा अपन सीखते हैं अंडर रिपोर्टेड पे आज तक, कैसे निकालेंगे 10 पे, कि जो पहले इंटीमेशन में इनकम था 10 को ऐड करके टैक्स निकाल दो और इंटीमेशन वाली इनकम पे टैक्स है वो लेस कर दो, आपको मिल जाएगा यहां पे अंडर रिपोर्टेड जो टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम ऑफ 10 लाख। और 35 पे कैसे निकालोगे, जो पहले बुक प्रॉफिट डिटरमाइन हुआ था उसमें 35 ऐड करके टैक्स निकाल दो और माइनस कर दो पहले जो बुक प्रॉफिट डिटरमाइन हुआ था उस पे टैक्स जो बचेगा वो आ जाएगा टैक्स ऑन 35। अब 35 पे जो टैक्स आया और 10 पे टैक्स आया उसकी टोटल कर दो और उसका 50% आप पेनल्टी दे दो करके, ठीक है। ऐसा आपको इसमें याद रखना है। चलो आप लोगों से मैंने बोला था कुछ कॉपी करने के लिए कॉम्पैक्ट से, होप सो आप सब लोगों ने कॉपी किया होगा। चलो तो अगर आपने कॉपी किया है तो आ जाओ सब लोग वहीं पे जहां आपने जो चीजें कॉपी की है, तो आपने उसको कॉपी जो किया है उसको समझने की कोशिश करना। इधर देखो, आपको मैंने ये कॉपी करने को बोला था एक, दैट इज इंटेंजिबल एडजस्टमेंट। ये इंटेंजिबल एडजस्टमेंट क्या होता है तो इसको एक बार अपन पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। एक बात बताओ, इंटेंजिबल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। बहुत बार असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट में आपके कुछ एडॉक बेसिस पे एडजस्टमेंट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल असेट। आपने प्रॉफिट बताया 15% और उसने उस प्रॉफिट को 20% कर दिया, उसने उस प्रॉफिट को 20% कर दिया, दैट इज कॉल्ड एडॉक एडजस्टमेंट और इंटेंजिबल एडजस्टमेंट। अब एक बात समझो, एक सिंपल सी बात बताता हूं, हुआ क्या कि आपने क्या किया, आपने जब रिटर्न फाइल किया था तो आपकी इनकम जो आपने बताई थी, समझने की कोशिश करना, हाँ, आपने जो इनकम बताई थी वो इनकम मान लो आपने 50 लाख बताई थी एज पर आरओआई। आरओआई के हिसाब से आपने इनकम 50 लाख बताई थी। अब एओ ने क्या कर दिया, उस इनकम पे जब असेसमेंट करने गया तो एओ ने क्या कर दिया, यहां एडॉक एडजस्टमेंट किया, एडॉक ऐड किया एडॉक बेसिस पे, ठीक है, एडॉक बेसिस पे, या जिसको इंटेंजिबल एडजस्टमेंट बोलते हैं। इंटेंजिबल एडजस्टमेंट मतलब कभी कभी एओ को लगता है ऐसे ही आपकी 10 लाख इनकम ऐड कर देता है ऑन द प्रॉफिट परसेंटेज बेसिस और समथिंग लाइक दैट, परसेंटेज नहीं आपका तो 15 नहीं 20 होना चाहिए, ठीक है। अब उसने मान लो यहां पे आपका इंटेंजिबल एडजस्टमेंट कर दिया। अब इंटेंजिबल एडजस्टमेंट कर दिया उसने, इसमें 10 लाख का मान लो और 60 लाख पे टैक्स आया, आपने 60 लाख पे टैक्स भर दिया, आपने 60 लाख पे टैक्स भर दिया, 60 लाख पे टैक्स भर दिया। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ बताया, क्या मान लो आपका कुछ अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट मिल गया, आपका कुछ अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट मिल गया। अब एक बात समझना, जब अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट मिला, अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट मिल गया और अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट है वो मान लो आपका 7 लाख मिला, तो 7 लाख जब आपका अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट मिला तो आपसे पूछा ये कहां से लाया, 7 लाख का इन्वेस्टमेंट कहां से लाया। कल अपन ने एक सेक्शन पढ़ी थी ना, दैट इज अनडिस्क्लोज असेट वाली, अनएक्सप्लेन असेट। तो असेट मिल गई 7 लाख की और आपसे पूछा ये 7 लाख की असेट कहां से लाई, तो आपने क्या बोला कि सर वो वही वाली है जो पहले आपने 10 लाख एडजस्टमेंट किया था ना, जो 10 लाख का आपने पहले एडॉक बेसिस पे एडजस्टमेंट किया था वो 7 लाख वही वाला है, ठीक है। क्या आप ऐसा क्लेम कर सकते हो, आंसर इज यस, देयर इज वन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड एज पर दैट जजमेंट यू कैन क्लेम लाइक दैट। आप ऐसा क्लेम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं कि 7 लाख है, ये 7 लाख वही वाला है जो पहले इंटेंजिबल एडजस्टमेंट हुआ था। अब एक बात बताओ, आपने वो 7 लाख वही वाला बताया है जो पहले वाला है करके, ठीक है, क्योंकि उसने एडॉक बेसिस पे एडजस्टमेंट किया था, इंटेंजिबल एडजस्टमेंट थी, वही वाला 7 लाख आप बोल रहे हो। अब एक बात बताओ, पहले उस पर पेनल्टी नहीं लगी होगी,
क्योंकि जब वो एडॉक बेसिस पे एडजस्टमेंट करते हैं, इंटेंजिबल एडजस्टमेंट करते हैं, तो नॉर्मली उस पर पेनल्टी नहीं लगती, तो पहले आपकी उस पर पेनल्टी नहीं लगी होगी। अब आपने ये बोला कि सर ये तो वही वाला है, तो अब उस पर पेनल्टी लग जाएगी पहले वाले पे। आंसर इज यस। तो ये सेक्शन वही बोलती है। अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं पहले। तो देखो हुआ क्या, सपोज एओ को क्या हुआ कि एओ असेसिंग ऑफिसर फाउंड दैट तुम्हारा अनएक्सप्लेन एक डिपॉजिट मिल गया, डिपॉजिट 15 लाख का, 15 लाख का इन असेसमेंट ईयर 1920 में एक असेसमेंट या 1920 में तुम्हारा एक अनएक्सप्लेन इन डिपॉजिट मिल गया, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मिल गया, ठीक है, इन 1920 असेसी explain that it is made out of intangible additions made in past। पहले कुछ आपने इंटेंजिबल एडिशन किए थे, इंटेंजिबल एडिशन हुए थे, उसमें से ये किया 15 लाख का इन्वेस्टमेंट। अब आपके इंटेंजिबल एडिशन कैसे हुए थे पता है? मान लो तुम्हारा असेसमेंट ईयर 17-18 का, तो अभी तक आपका कुछ भी एडिशन नहीं हुआ, बट मान लो 16-17, 15-16, 14-15 एंड 13-14। 13-14 में मान लो उसने 12 लाख का इंटेंजिबल एडजस्टमेंट किया था, एडिशन किया था, नील, यहां 7 लाख और यहां 5 लाख। अब एक बात समझो, ये वो 7 लाइन छोड़ी थी वहां पे लिखना है। देखो बेटा, एओ फाउंड दैट आपकी अनएक्सप्लेन डिपॉजिट 15 लाख है। अनएक्सप्लेन डिपॉजिट अभी एओ को मिल गई 15 लाख असेसमेंट ईयर 19-20 में, और असेसी ने एक्सप्लेन क्या किया पता है? ये वही वाला है जो तुमने पहले इंटेंजिबल एडजस्टमेंट किए थे। मेरे एडॉक बेसिस पे एडजस्टमेंट हुआ था 16-17 में 5 लाख का आपने किया था, उससे पहले 7 लाख का किया था, उससे पहले 12 लाख क्या किया था, उसी में से है ये तुम्हारा 15 लाख, ऐसा आपने क्लेम कर दिया। तो अब एक बात बताओ, पहले आपको इसका कंसीलमेंट का पेनल्टी नहीं लगा होगा, पहले आपका कंसीलमेंट का पेनल्टी नहीं लगा होगा, अब वो पेनल्टी लेना चालू कर देगा, अब उस पे पेनल्टी लेगा, अब कंसीलमेंट का पेनल्टी लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, कंसीलमेंट का पेनल्टी सर इसमें से कौन कौन से ईयर पे कैसे लगेगा? तो मैं बताऊं, देखो जो 5 लाख है इसमें ये सर 15 लाख कैसे पता चलेगा ये कौन से ईयर वाला है? तो इसमें आपको क्या करना है कि अभी से एग्जैक्टली पीछे वाले ईयर्स में जाना है। तो इस 15 जो लाख का आपका जो अनएक्सप्लेन डिपॉजिट मिला, इसमें से यह माना जाएगा कि 5 लाख का तो 16-17 का है और 7 लाख का है वो तुम्हारा 15-16 का है, तो टोटल कितना हुआ 12 लाख, और 13-14 में से कितना है 3 लाख, 13-14 में से कितना है 3 लाख। तो ऐसे करके तुम्हारा ये 15 लाख है वो 15 लाख यहां पे कंसीडर होगा, ऐसे तुम्हारा 15 लाख है वो 15 लाख यहां पे कंसीडर होने वाला है करके, ठीक है। तो कैसे 5 लाख आप बोलोगे 16-17 का, 7 लाख बोलोगे 15-16 का, ये ऐसा करेगा, मतलब 5 लाख है वो 16-17 का बताएगा, 7 लाख है वो 15-16 का बताएगा, और उसके बाद 3 लाख है वो तुम्हारा 13-14 का लेगा, और रेस्पेक्टिव ईयर के लिए फिर वो पेनल्टी लगा देगा। रेस्पेक्टिव ईयर में उसकी पेनल्टी है वो लगा देगा, क्योंकि पेनल्टी पहले नहीं लगी थी। पहले जो कंसीलमेंट की पेनल्टी होती थी वो कंसीलमेंट की पेनल्टी नहीं लगी थी, तो अब वो कंसीलमेंट की पेनल्टी उन पे लगा देगा, क्योंकि पेनल्टी लगी ही नहीं होगी पहले, तो अब वो कंसीलमेंट की पेनल्टी लगा देगा करके, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑल पीपल, आपका कंसीलमेंट का इनकम कौन से ईयर का काउंट होगा? तो कंसीलमेंट ऑफ इनकम असेसमेंट ईयर 16-17 का आपका 5 लाख कंसीलमेंट ऑफ इनकम लेगा, असेसमेंट ईयर आपका 15-16 का 7 लाख लेगा, और असेसमेंट ईयर 13-14 में से 3 लाख लेगा, और पेनल्टी फॉर
concealment of income as per law relevant in relevant assessment year. क्या लिखा आपने? पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम एज पर द लॉ रिलेवेंट in above assessment year shall be levied. आप एक काम करो, इसको एक बार कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं वो लिखा हुआ क्या था, ये कहां लिखा हुआ है ऐसा मैं बताता हूं। वो इसको कॉपी मारो पहले एक बार आप।